हेलो एवरीवन। हम लोग डेली करंट अफेयर्स सीरीज में आज का 4 फरवरी का जो है करंट अफेयर्स कवर करने वाले हैं। ओके, लेट्स गेट स्टार्टेड हमारे पहले टॉपिक से। ओके, तो जो हमारा पहला टॉपिक है इट इज अबाउट इंडिया यूएस का ट्रेड डील। इंडिया यूएसए का ट्रेड डील है वो हम लोग पढ़ने वाले हैं। क्यों पढ़ रहे हैं? बिकॉज जो GS2 आपका पेपर है पॉलिटी गवर्नेंस एंड आईआर का, उसमें जो आईआर सेक्शन है, इंटरनेशनल रिलेशंस का सेक्शन है, इसमें आपका एक टॉपिक है दैट इज इंडिया एंड मेजर पावर का रिलेशन, एंड यूएस इज अ मेजर पावर। तो इन दोनों का जो रिलेशन है, बायलैटरल रिलेशन, ये आपके टॉपिक में है, आपके मेंस में है। ओके, तो ट्रेड एक काफी इंपॉर्टेंट चीज है, तो हम लोग आज इसको कवर करेंगे। ओके, हम लोग जानते हैं कि क्या क्या इस ट्रेड डील में बात हुई है। तो इंडिया हैज कमिटेड टू इंपोर्टिंग $100 बिलियन वर्थ ऑफ गुड्स एनुअली। हर साल इंडिया $100 बिलियन के बारे में बात की गई है कि इतना का जो गुड्स है वो इंडिया इंपोर्ट करेगा। कहां से करेगा? यूएस से करेगा। इस ट्रेड डील की जो वैलिडिटी है, इसमें जो भी बोला गया है, ये कब तक के लिए वैलिड है? 5 ईयर्स के लिए वैलिड है। अभी से लेके 5 ईयर्स तक के लिए वैलिड है। ओके, इंडिया ने बोला है कि वो $100 बिलियन जो है वो का गुड्स इंपोर्ट करेगा यूएसए से। ठीक है, क्यों? बिकॉज यूएसए एक बैकग्राउंड है इसके पीछे, और बैकग्राउंड ये है कि यूएसए और इंडिया का जो ट्रेड है, ओके, इंडिया इज द लार्जेस्ट ट्रेडिंग, यूएसए इज द लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर इंडिया का। ओके, तो उसमें क्या है कि ये जो इसमें बैकग्राउंड ये है कि हमारा यूएस का जो ट्रेड डील है, इसमें ट्रेड रिलेशन है, इसमें इंडिया सरप्लस में है, इंडिया सरप्लस ट्रेड में है। दैट मीन्स कि इंडिया जितने प्रोडक्ट्स को, गुड्स एंड सर्विसेज को एक्सपोर्ट करता है यूएसए से, उतना इंपोर्ट नहीं हो रहा है। देयरफॉर इंडिया पॉजिटिव में चल रहा है, इंडिया सरप्लस में है। ठीक है, हम लोग जितना भेज रहे हैं, जितने वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, वो ज्यादा है कंपैरिजन टू जो यूएस इंडिया में भेज रहा है। ओके, तो यूएस ने हमेशा एक चीज, एंड स्पेशली अंडर द ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन, द प्रेसिडेंट ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन, ये कह रहा है कि ये जो डिसबैलेंस है ट्रेड का इंडिया और यूएस के बीच में, ये जो है इसको ठीक करने की जरूरत है। ये यूएस कह रहा है, और वो एलिगेशन लगा रहा है इंडिया के ऊपर कि ये डिसबैलेंस ट्रेड है, विच इज बिकॉज कि इंडिया टैरिफ्स बहुत लगाता है, टैरिफ इंडिया बहुत ज्यादा लगाता है यूएस के प्रोडक्ट पे, एंड दैट्स व्हाई इंडिया में वो प्रोडक्ट्स, यूएस के प्रोडक्ट्स बहुत महंगे हो जाते हैं। देयरफॉर जो है ज्यादा से ज्यादा इंडिया में यूएस के प्रोडक्ट्स की खरीदारी नहीं होती है, बाय नहीं करते हैं लोग। ओके, ये यूएस का स्पेशली अंडर द ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन वो ये एलिगेशन लगा रहा है, नॉट जस्ट फॉर इंडिया, ये एलिगेशन ट्रंप पूरे वर्ल्ड के ऊपर लगा रहा है कि डिसफेवरेबल ट्रेड जो है यूएस के साथ सबका है, एंड यूएस को यूज किया गया, ऐसा एक कहना है। ओके, तो 5 ईयर्स के लिए है, मैंने बताया, alongside significant tariff reduction under a broader trade understanding। जो मैंने बोला ना कि यूएस कहता है कि इंडिया बहुत ज्यादा टैरिफ इनके गुड्स पे लगाता है, तो टैरिफ रिडक्शन की भी बात की गई है इसमें। ओके, अब हम लोग, ये बैकग्राउंड था, और बैकग्राउंड क्या है, अगर हम लोग इंटरनेशनल रिलेशन को पढ़ते हैं तो एक स्ट्रैटेजिक सिग्निफिकेंस होता है हर एक चीज का। ठीक है, इंडिया और यूएस के बीच में क्या सिमिलैरिटी है कि दोनों डेमोक्रेटिक कंट्री है, ओके, दो ऐसी कंट्री है जो कहीं ना कहीं रूल्स बेस्ड ऑर्डर के बारे में बात करती है, कि इंटरनेशनल जो ट्रेड है या कोई भी ट्रांजैक्शन है वो एक रूल के थ्रू होना चाहिए, वो हैफजर्डली नहीं होना चाहिए। ओके, तो कहीं ना कहीं इंडिया और यूएस का चीजों पे कन्वर्जेंस है। इसके अलावा भी बहुत सारा कन्वर्जेंस है इंडिया एंड यूएस का। लेट्स सपोज कि दोनों एंटी चाइना स्टैंड रखते हैं। ओके, दोनों फ्री एंड ओपन इंडो पैसिफिक की FOIP की बात करते हैं दोनों। ओके, तो इस तरीके का कन्वर्जेंस है दो कंट्री के बीच में, एंड स्पेशली जब आप देख रहे हो कि पूरे वर्ल्ड में वॉर हो रही है। ओके, लेट्स सपोज कि आप देखोगे तो यूक्रेन रशिया का वॉर है। ठीक है, चाइना हमेशा एक एग्रेसिव पोस्चर दिखा रहा होता है। ठीक है, तो इस तरीके की चीजें हो रही है। आप वेस्ट एशिया में देखोगे, यहां भी वॉर्स चल रहे हैं, गाजा इजराइल, पैलेस्टीन इजराइल, ये वॉर्स चल रहे हैं। ठीक है, तो इस तरीके से क्या है कि वर्ल्ड जो है वो काफी फ्रेगमेंटेड दिख रहा है, काफी वॉलेटाइल दिख रहा है, ओके, वल्नरेबल दिख रहा है। तो वो कंट्रीज, इंडिया एंड यूएस, रिलेटिवली स्टेबल कंट्रीज हैं। ओके, तो जब दो रिलेटिवली स्टेबल कंट्री ट्रेड करेंगे, ट्रांजैक्शन करेंगे, तो बहुत सारा बेनिफिट होगा। ओके, तो इस बैकग्राउंड में हम लोग अब चीजों को देखेंगे। ओके, लेट्स गेट स्टार्टेड अभी न्यूज से। ओके,
तो इंडिया एंड यूएस शेयर रैपिडली एक्सपेंडिंग ट्रेड रिलेशनशिप, यस, ड्रिवन बाय स्ट्रेटेजिक कन्वर्जेंस, मैंने जो भी बताया, ठीक है, कि रूल्स बेस्ड ऑर्डर है, चाइना है, ये सारी चीज़ें। सप्लाई चेन रीअलाइनमेंट, सप्लाई चेन रीअलाइनमेंट का क्या मतलब होता है? सप्लाई चेन रीअलाइनमेंट का मतलब है कि लेट्स सपोज कि अभी लिथियम जो है इसके ऊपर पूरे वर्ल्ड का डिपेंडेंस चाइना के ऊपर है लिथियम प्रोडक्ट के लिए, एंड लिथियम काफी इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है बैटरीज के लिए, ईवीज के लिए, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के लिए, ठीक है, और काफी इंपॉर्टेंट है। तो सारा का सारा डिपेंडेंट, मैक्सिमम डिपेंडेंस किसके ऊपर है? चाइना के ऊपर। 2022 और 3 में शायद, एग्जैक्ट ईयर याद नहीं है, ठीक है, तो उसमें चाइना ने क्या किया था कि लिथियम का सप्लाई बंद कर दिया, सिलिकॉन का सप्लाई बंद कर दिया। सिलिकॉन जिससे सारे लैपटॉप्स ये सब चीज़ें, इलेक्ट्रॉनिक सामान बन रही है, ठीक है। तो पूरे वर्ल्ड में जो लैपटॉप्स के प्राइसेस हैं वो बहुत ज़्यादा, लैपटॉप्स, फोन, इसके प्राइसेस बहुत ज़्यादा बढ़ गए। ओके, सबको बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस हुआ। क्यों? क्योंकि सप्लाई चेन में डिस्टर्बेंस हो गया था। जो लिथियम का सप्लाई चेन है, सिलिकॉन का सप्लाई चेन है उसको वो डिस्टर्ब हो गया था। क्यों डिस्टर्ब हुआ? बिकॉज चाइना ने कुछ अपनी मनमानी की, ठीक है। तो सप्लाई चेन रीअलाइनमेंट का मतलब यह है कि हम लोग सप्लाई चेन को, किसी प्रोडक्ट को कहां से मंगा रहे हैं उसको डाइवर्सिफाई करें। ओके, डाइवर्सिफिकेशन की जरूरत है, तो इसको हम लोग सप्लाई चेन रीअलाइनमेंट कहते हैं। ओके, एंड अलग जियोपॉलिटिकल फैक्टर्स हैं, जैसे हम लोगों ने बताया कि वॉर चल रहा है, ठीक है। उसके अलावा जो पूरे वर्ल्ड है वो ब्लॉक्स में बट रही हैं, ठीक है। तो इस तरीके की चीजें बैकग्राउंड में है। ओके, तो यूएस मैंने बताया था कि यूएस जो है इंडिया का लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर है विथ स्ट्रॉन्ग इंडियन एक्सपोर्ट इन सर्विसेज। एंड मैंने बोला ना कि आपको कि ट्रेड हम लोगों का सरप्लस है यूएस के साथ। एंड क्यों सरप्लस है? क्योंकि हमारा जो सर्विसेज इंडस्ट्री है, मैक्सिमम जो आपको इंजीनियर्स हैं, जो इंजीनियरिंग प्रोफेशनल्स हैं, ये आपको बहुत दिखेंगे यूएस में। आप गूगल देख लो, एप्पल देख लो, वहाँ इंडियंस बहुत ज़्यादा है। ओके, तो जो हमारा सर्विसेज, इसके अलावा वो तो आईटी लेबर की बात हो गई, उसके अलावा भी जो हमारा सर्विसेज सेक्टर है वो बहुत कुछ एक्सपोर्ट करता है। ओके, हेल्थ में, एजुकेशन में, जो भी है, इन चीज़ों में बहुत कुछ एक्सपोर्ट भी होता है, ठीक है, सर्विसेज सेक्टर से। ओके, आईटी बेस्ड जो भी है, इस कारण हमारा सरप्लस है। ओके, तो हमारा जो इंडियन एक्सपोर्ट है मोस्टली इन सर्विसेज, फार्मास्यूटिकल्स, हमें जेनरिक फार्मेसी का कैपिटल कहा जाता है। हम लोग कैपिटल है, इंडिया को कैपिटल बोला जाता है जेनरिक फार्मेसी का। जेनरिक फार्मेसी क्या होता है? जो ब्रांडेड मेडिसिन आती है उसका सेम सॉल्ट कंपोजिशन को यूज किया जाता है, सेम सॉल्ट कंपोजिशन को यूज किया जाता है और काफी सस्ता होता है। ओके, वेरी चीप। ओके, तो ये इंडिया पूरे वर्ल्ड में भेजता है, यूएस में भी भेजता है। इंजीनियरिंग गुड्स इंडिया एक्सपोर्ट करता है, आईटी मैंने बताया, ये सारी चीजें हैं बैकग्राउंड ऑफ इंडिया यूएस ट्रेड रिलेशन। ओके, तो बैकग्राउंड में ये भी है कि मैंने बताया कि टैरिफ के ऊपर एक लड़ाई हो रही थी कि यूएस कह रहा था कि इंडिया बहुत ज़्यादा टैरिफ लगाता है, एंड टू एन एक्सटेंट कि वो सही भी था। लेट्स सपोज कि हार्ले डेविडसन की जो बाइक आती है, इसके ऊपर इंडिया ऑलमोस्ट 100% का टैरिफ लगाता था। ओके, लेट्स सपोज कि वो 5 लाख की बाइक आ रही है, लेट्स सपोज 5 लाख की बाइक है, उसका प्रोडक्ट कॉस्ट, इंडिया उसके ऊपर कस्टम ड्यूटी लगा रहा था 5 लाख का, 100% का। ओके, तो 5 लाख की बाइक 10 लाख की मिल रही थी। ओके, इस तरीके की चीज़ें थी। ओके, तो ये यूएस इस बारे में कह रहा है। दो सारा का सारा जो बात ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन का है वो भी सही नहीं है, वो हम लोग आगे देखेंगे। ठीक है, ट्रेड फ्रिक्शन किस चीज़ों को लेकर के है? टैरिफ को लेकर के है, मार्केट एक्सेस को लेकर के है कि यूएस कहता है कि इंडिया अपने मार्केट्स को कंप्लीटली ओपन नहीं कर रखा है यूएस प्रोडक्ट के लिए। लेट्स सपोज कि यूएस के एग्री प्रोडक्ट्स बहुत अच्छे हैं, ओके, एंड हम लोगों ने एग्री प्रोडक्ट्स को रेस्ट्रिक्ट कर रखा है कि बाहर से एग्रीकल्चरल बेस्ड प्रोडक्ट बहुत ज्यादा इंडिया में नहीं आएगा, टू सेफगार्ड, हमारा अपना इंटरेस्ट है टू सेफगार्ड इंडियन फार्मर्स। ओके, बिकॉज इंडियन फार्मर्स के पास उतनी अच्छी टेक्नोलॉजी नहीं है, और अगर हम लोग बाहर से प्रोडक्ट्स को, एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट को इंडिया में आने देंगे तो वो चीप प्रोडक्ट होता है, बिकॉज उनकी टेक्नोलॉजी अच्छी है, उनका प्रोडक्ट चीप है, क्योंकि इकोनॉमी ऑफ स्केल पे प्रोड्यूस किया जा रहा है। तो इंडियन मार्केट वुड बी फ्लडेड कंप्लीटली बाय यूएस बेस्ड प्रोडक्ट, वो हम लोग नहीं चाहेंगे, बिकॉज फार्मर्स को हमें सेफगार्ड करना है। ओके, तो इस बैकग्राउंड में ये कह रहा है कि ट्रेड फ्रिक्शन में, कि मार्केट एक्सेस पे भी बात हो रही थी। ओके, डिजिटल ट्रेड है, इसमें भी बहुत सारी चीजें हैं, एंड एग्रीकल्चर जैसा मैंने बताया। ओके, अगस्त 2025 में क्या हुआ था? अगस्त 2025 की बात, लास्ट ईयर की बात की जा रही है कि इंडियन प्रोडक्ट्स के ऊपर 50% का टैरिफ लगा दी थी यूएस ने, इसके इंडियन प्रोडक्ट्स के ऊपर 50% का टैरिफ लगा दिया था। क्या कह रहा था यूएस? क्या कह करके वो 50% का टैरिफ लगा रहा था? कि ट्रेड इंबैलेंस बहुत ज्यादा है इंडिया के साथ, जिसमें इंडिया सरप्लस में है। ओके, ठीक है, अब हम लोग देखते हैं इस बैकग्राउंड में कि जो डील हुई है ये इन चीजों को
को मद्देनजर रखते हुए, इन चीज़ों को देखते हुए ये डील की गई होगी, ठीक है। तो इसलिए वो बैकग्राउंड जानना आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट था। मैंने बोला कि इंडिया ने क्या कमिट किया, इंडिया ने कमिट किया कि हम यूएसए $100 बिलियन का गुड जो है हर साल, एवरी ईयर $100 बिलियन का गुड इंडिया यूएसए इंपोर्ट करेगा अगले 5 साल के लिए, ठीक है। ओके, अभी क्या है जो है वो $45 बिलियन का था ट्रेड। ओके, क्या इंपोर्ट करेगा इंडिया? ओके, एनर्जी प्रोडक्ट्स करेगा, ऑयल गैस कोल, ठीक है। एयरक्राफ्ट एंड एयरक्राफ्ट का प्रोडक्ट, जैसे कि आप जितने भी कंपनीज देख लो, जो भी एयरक्राफ्ट की कंपनी जो भी इंडिया चला रही है, ठीक है, लेट्स सपोज इंडिगो है, ठीक है, तो आप जो उनका मैक्सिमम फ्लाइट देखोगे वो बोइंग से मिलेगा आपको, ठीक है, या फिर एयरबस से मिलेगा। अब एयरबस तो यूरोपियन है, लेकिन बोइंग इंडियन है, बोइंग सॉरी यूएस की कंपनी, और बोइंग का बहुत सारा प्रोडक्ट जो है इंडिया में आपको दिखता है, बहुत सारा एयरक्राफ्ट जो है वो दिखेगा। ओके, तो क्या क्या इंडिया इंपोर्ट और करेगा? तो एयरक्राफ्ट प्रोडक्ट करेगा, एनर्जी प्रोडक्ट करेगा, हाई वैल्यू मैन्युफैक्चर्ड गुड्स करेगा, ठीक है, मैन्युफैक्चरिंग गुड्स में जो हाई वैल्यू गुड्स है उसको करेगा। ओके ओके यस, और उसके अलावा जो है क्या इंपोर्ट करेगा? इसके अलावा जो है हाई वैल्यू मैन्युफैक्चर्ड गुड, प्रेशियस मेटल्स लाइक आप गोल्ड समझ लो, सिल्वर है, जेम्स है, ठीक है, ये भी इंडिया इंपोर्ट करेगा। हालांकि प्रेशियस मेटल्स नहीं, प्रेशियस मेटल्स में इंडिया भी एक अच्छा खासा एक्सपोर्ट का कंट्री माना जाता है। ओके, न्यूक्लियर रिलेटेड इक्विपमेंट जो है न्यूक्लियर एनर्जी बनाने के लिए, ओके, न्यूक्लियर एनर्जी बनाने के लिए बहुत सारे कंपोनेंट का जरूरत होता है, जैसे रॉड्स चाहिए होते हैं, कंट्रोलिंग रॉड्स चाहिए होते हैं, ठीक है, हैवी वाटर चाहिए होता है, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, वो भी इंडिया इंपोर्ट करेगा। एंड सेलेक्टेड एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट, ये क्यों लिखा हुआ सेलेक्टेड? बिकॉज एग्रीकल्चर को हम लोगों ने अभी भी, वो क्या था, रेस्ट्रिक्टेड था, तो अभी भी हम लोगों ने इसको कंप्लीटली ओपन नहीं किया है, ठीक है, टू सेफगार्ड आवर फार्मर, ओके। तो ये चीजें हैं। पहला जो डील का पहला पार्ट है वो है इंपोर्ट के ऊपर बात हो रही है कि इंडिया $100 बिलियन का इंपोर्ट करेगा, 5 साल के लिए करेगा, हर साल $100 बिलियन का, और किस किस प्रोडक्ट में करेगा वो है। ओके, सेकंड फीचर क्या है? टैरिफ रिडक्शन की बात की गई है, ठीक है, कि यूएस ने बोला कि मैंने जो आपके ऊपर जो अगस्त 2025 में यूएस ने 50% का टैरिफ इंडिया के ऊपर लगाया था, तो वो अब कट करके यूएस ने 18% टैरिफ इंडिया के ऊपर लगाया है। ओके, अच्छी बात है इंडिया के लिए। थर्ड थिंग, इम्प्रूव्स मार्केट एक्सेस एंड कॉम्पिटिटिवनेस फॉर इंजीनियरिंग गुड्स, टेक्सटाइल एंड ऑटो कंपोनेंट्स, जो मैं बता रहा था, इसके लिए मार्केट एक्सेस जो है बढ़ाया गया है। ओके, ठीक है, तो इंडिया से ये सारी चीज़ें जो है ये ज़्यादा से ज़्यादा यूएस मार्केट में एक्सपोर्ट हो पाएगा। ओके, तो दो चीज़ हम लोगों ने देखा कि अगर इंडिया इंपोर्ट कर रहा है, इंडिया ने बोला है कि हम लोग $100 बिलियन का इंपोर्ट करेंगे, और किस किस सेक्टर में करेंगे पिछले स्लाइड में देखा, तो इंडिया को क्या मिलेगा? तो इंडिया भी एक्सपोर्ट करेगा, ठीक है। यूएस क्या इंडिया से इंपोर्ट करेगा? जो इंडिया एक्सपोर्ट करेगा वो यूएस इंपोर्ट करेगा वो चीज़, ठीक है। तो एक तो टैरिफ को कम कर दिया गया, 50% से 18% कर दिया गया, और उसके अलावा इंडिया क्या क्या और एक्सपोर्ट करेगा यूएस को? सो दीज आर इंजीनियरिंग गुड्स, ऑटो कंपोनेंट, जो व्हीकल होता है ना, जो कार्स वार्स है, ठीक है, कार है, बाइक है, इसका जो पार्ट होता है, इसका इंडिया पार्ट बहुत अच्छा बनाता है, ठीक है, और ये पूरे वर्ल्ड में बहुत ज़्यादा इंडिया का प्रोडक्ट जाता है। टेक्सटाइल, इंडिया लीडर है, अमंग अदर कंट्रीज लाइक वियतनाम, बांग्लादेश, इंडिया भी टेक्सटाइल में लीडर है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें इंडिया से एक्सपोर्ट हो गई यूएस में। ओके, सो दिस इज लाइक क्विड प्रो को, कि कुछ यूएस ने अगर इंडिया को दिया है तो इंडिया ने यूएस को दिया है। ओके, ठीक है। थर्ड किस चीज पे बात हुई? थर्ड बात हो रही है सेंसिटिव सेक्टर्स को लेकर के। ओके, इंडिया रिटेन्स प्रोटेक्शन फॉर जेनेटिकली मॉडिफाइड एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स। सी, जो जेनेटिकली मॉडिफाइड एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स है ना, एंड खास करके जो फूड कैटेगरी में है, जिसको आप और हम खाते हैं, उसमें जेनेटिकली मॉडिफाइड जो प्रोडक्ट है वो अलाउड नहीं है अभी भी इंडिया में, ठीक है, अलाउड नहीं है। हमारे यहाँ जो जीएम प्रोडक्ट है जो यूज हो रहा है वो नॉन फूड कैटेगरी में है, ठीक है, नॉन फूड लाइक कॉटन इसमें है, ठीक है, और चीज़ों और कुछ कुछ एक दो चीज़ में है, उसमें है, तो नॉन फूड में है। तो इंडिया अभी भी इस चीज़ को मेंटेन कर रहा है कि जो जीएम प्रोडक्ट है उसमें जो फूड का कैटेगरी है वो अलाउड नहीं है इंडिया में अभी भी। ओके, तो इंडिया रिटेन्स प्रोटेक्शन फॉर जेनेटिकली मॉडिफाइड एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स, डेयरी, पोल्ट्री, मेज, सीरियल्स, कॉर्न। यूएस में एक्चुअली आप ये जो प्रोडक्ट्स हैं कॉर्न, सीरियल्स, ये जेनेटिकली मॉडिफाइड होते हैं। क्या होता है जेनेटिकली मॉडिफाइड? जिसके ऊपर जिस प्रोडक्ट्स में एक प्रोडक्ट, ले सपोज ये कॉर्न है, ठीक है, ये कॉर्न की एक नेचुरल वेराइटी है, और ये कॉर्न का जो हाइट है वो शॉर्ट होता है, ठीक है। एक और वेराइटी है, लेट्स सपोज, जिसमें जो प्रोडक्ट है उसमें जो वेराइटी है वो उसमें कॉर्न लंबा होता है, लेट्स सपोज, ठीक है। तो इसका जीन इसके अंदर डाला जाता है, एंड देन एक जो हाइब्रिड प्रोडक्ट भी बनाया जाता है।
और भी निटिग्रिटीज हैं, डिफरेंस है हाइब्रिड प्रोडक्ट में, जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म में, वो आप लोग साइंस एंड टेक में पढ़ेंगे। ओके तो इन चीज़ों के ऊपर इंडिया ने अभी भी बोला है कि ये सेंसिटिव सेक्टर्स हैं एंड इसमें प्रोटेक्शन अभी भी मेंटेन रहेगा। ओके मेनली क्या है, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स है, डेयरी प्रोडक्ट है, ठीक है, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट, डेयरी प्रोडक्ट, एंड इसके अलावा ये जो है ये किस चीज़ को सेफगार्ड कर रहा है, हमारे स्मॉल फार्मर्स को कर रहा है एंड फूड सिक्योरिटी के लिए। ठीक है, थर्ड क्या है ट्रेड डील में, फोर्थ क्या है सॉरी ट्रेड डील में, ओके एग्रीकल्चर एंड मार्केट एक्सेस फ्रेमवर्क। अब क्या हुआ है कि पहले एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स को लेकर के इंडिया बिल्कुल भी इंपोर्ट करने नहीं देता था, बहुत ही ज़्यादा रेस्ट्रिक्शन था, बट अभी ग्रेजुअल बेसिस पे बोला गया है, ग्रेजुअल एंड इवोल्यूशनरी बेसिस पे धीरे धीरे करके जो कोटा बेस्ड इनिशियली थोड़ा सा सेक्टर को खोला जाएगा, एग्रीकल्चर सेक्टर का जो प्रोडक्ट है यूएस से इंडिया में आएगा, ठीक है, बट कंप्लीटली मार्केट को फ्लड नहीं करेगा, इसलिए एक कोटा है, मतलब कि एक लिमिट है जहां तक आप जो है किन प्रोडक्ट्स को भेज सकते हो। कोटा बेस्ड लिमिटेड एक्सेस, वो किस किस चीज के लिए, किस किस चीज के ऊपर कोटा लगाया गया है, कॉटन के ऊपर, पल्सेस के ऊपर, चेस्टनट्स के ऊपर, अनियंस के ऊपर। ओके अब ये प्रोडक्ट्स यूएस से इंडियन मार्केट में आ जाएंगे, कॉटन, पल्सेस, चेस्टनट एंड अनियन, बट रेस्ट्रिक्शन है कि कंप्लीटली फ्लड नहीं करेगा, कुछ कोटा होगा। ओके उसके अलावा मार्केट एक्सेस एक्सटेंडेड टू, कुछ चीज़ों के ऊपर पहले से भी था तो उसको एक्सटेंड किया गया है, जैसा कि हम लोगों ने इंडिया ने ट्रेड डील में ईयू को दिया और न्यूजीलैंड को जो दिया, ठीक है, जो फेवरेबल ट्रीटी के अंदर में दिया, सेम चीज़ हम लोगों ने यूएस को दिया है कि अब जो एप्पल, वाइन, स्पिरिट एंड बेयर, ठीक है, इन ये चीज़ें आ जाएगी। ओके आपको इतना डिटेल याद नहीं रखना है कि क्या क्या प्रोडक्ट है जिसके ऊपर जो है ये रखा गया है, डील में क्या क्या बात की गई, आपको मेजर चीज़ें याद रखनी है कि यस ट्रेड डील में क्या बात हुई है, तो ट्रेड डील में इंपोर्ट वाला जो $100 बिलियन वाला वो बात है, ठीक है, इंडिया के ऊपर जो टैरिफ है वो तो $100 बिलियन आप याद रखना, ठीक है, इंडिया का जो टैरिफ है वो 50% से इंडिया के ऊपर घटा करके 18% कर दिया गया, ये मेजर चीज़ है। और इस तरीके के पॉइंट में आपको बस ये याद रखना है कि सेंसिटिव सेक्टर को इंडिया अभी भी प्रोटेक्ट कर रहा है, सेंसिटिव सेक्टर को, ठीक है, और आपको बात करना है कि डील में क्या बात हुई, इंपोर्ट में डील में क्या बात हुई, और तो डील में आपको सिंपली सारा प्रोडक्ट एग्रीकल्चर में किस किस चीज़ को एक्सेस दिया गया है ये याद नहीं रखना, आपको याद रखना है बस ये कि कोटा बेस्ड सिस्टम लाया गया है, ठीक है, ये याद रखना है। पॉइंट 1, पॉइंट 2, पॉइंट 3, दिस इज पॉइंट 4। ओके ये चीज़ है। ओके डील का सिग्निफिकेंस क्या है? ओके पहला ट्रेड इम्बैलेंस, जो यूएस कह रहा था कि इंडिया यूजली ट्रेड सरप्लस में है यूएस के कंपैरिजन में, तो अब ट्रेड इम्बैलेंस जो है वो थोड़ा ठीक होगा, इस बारे में बात की गई है। इंडिया के लिए भी बेटर है, क्यों? क्योंकि अब 18% इंडिया के ऊपर टैरिफ लगाया गया, तो अब इंडिया की भी प्रोडक्ट्स जो है यूएस मार्केट में थोड़ा सस्ता होगा, तो ट्रेड इंडिया का भी अच्छा होगा। ओके इसके अलावा हेल्प्स इंडिया ईज टैरिफ प्रेशर एंड मेंटेन यूएस मार्केट एक्सेस, जो मैंने बताया था। ओके ओके इसके अलावा सिग्निफिकेंस फर्स्ट वो था, ठीक है, कि मार्केट एक्सेस मिलेगा, ट्रेड बैलेंस ठीक होगा। सिग्निफिकेंस की हम लोग बात कर रहे हैं, ओके हम लोग बात कर रहे हैं सिग्निफिकेंस की। ओके सिग्निफिकेंस की बात करें तो उसमें पहला क्या हम लोगों ने बात किया, हम लोगों ने बात किया ट्रेड बैलेंस की बात की, ठीक है। सेकंड जो है वो ये है कि एनर्जी सिक्योरिटी एंड डाइवर्सिफिकेशन, जो मैंने आपको जैसे लिथियम का एग्जांपल लिया था, ठीक है, कि डाइवर्सिफाई कर रहे हैं हम लोग, सप्लाई चेन को ठीक कर रहे हैं, एनर्जी का सिक्योरिटी भी बढ़ेगा। क्यों? क्योंकि जो है इंडिया जो है मैंने बताया था कि वो कोल एनर्जी बेस्ड प्रोडक्ट जो है वो सारा भी चीज़ मंगाया जा रहा है। ओके लार्ज स्केल यूएस एनर्जी इंपोर्ट्स सपोर्ट्स डाइवर्सिफिकेशन। क्यों? क्योंकि अभी जो हमारा टोटल फ्यूल है ना वो बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट है वेस्ट एशिया में, वेस्ट एशिया से, ठीक है। वेस्ट एशिया की जो भी कंट्रीज है, ईरान, सऊदी, इन जगहों से हम लोग बहुत ज़्यादा ऑयल का इंपोर्ट करते थे, हालांकि ईरान से कम कर दिया, बट देन सऊदी एंड अदर की कंट्रीज जो गल्फ में उससे इंपोर्ट करते हैं। प्रॉब्लम क्या है, वेस्ट एशिया काफ़ी वॉलेटाइल जगह है, वहाँ हमेशा लड़ाई होती रहती है। अभी भी आप देखो तो इसराइल एंड पैलेस्टीन के बीच में हो रही है, रेड सी में हमेशा कुछ ना कुछ अटैक हो रहा होता है, ठीक है। तो अगर वो स्वेज कैनाल वाला सप्लाई, अगर सप्लाई चेन जो वो रूट है अगर वो डिस्टर्ब हो गया तो हमारा पूरा का पूरा फ्यूल जो इंडिया में आ रहा है, क्रूड फ्यूल जो आ रहा है वो पूरा का पूरा डिस्टर्ब हो जाएगा, इसलिए डाइवर्सिफिकेशन इंपॉर्टेंट है। ओके तो इंडिया जो है अब फ्यूल जो है कहाँ से, यूएस से भी खरीद रहा है। ओके तो डाइवर्सिफाई कर रहे हैं हम लोग, बिकॉज यूएस इज रिलेटिवली स्टेबल, ज़्यादा ज़्यादा स्टेबल है, तो हम लोग की फ्यूल की सिक्योरिटी इंडिया के लिए ज़्यादा अच्छी होगी। ओके तो ये एनर्जी सिक्योरिटी के लिए, हमारे ग्लोबल सप्लाई चेन डाइवर्सिफिकेशन के लिए इंपॉर्टेंट है। जियोपॉलिटिकल सिग्निफिकेंस क्या है मैंने बताया था आपको। लेट्स सपोज चाइना काफ़ी एक ऐसी कंट्री जो कि
बहुत ज़्यादा डिपेंडेबल नहीं है, आप इसके ऊपर डिपेंडेंट नहीं हो सकते हो। ओके, एंड यूएस इज रिलेटिवली ज़्यादा डिपेंडेबल, ठीक है। रशिया बहुत ज़्यादा डिपेंडेबल है इंडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम लोग देखेंगे तो जब डील जो है वो डिफरेंट कंट्रीज के साथ की जाती है तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग जो अपना नेशनल इंटरेस्ट है उसको ज़्यादा सिक्योर कर पाते हैं, ठीक है। तो रीइंफोर्सेस इंडिया यूएस स्ट्रेटेजिक अलाइनमेंट ग्लोबल ट्रेड शिफ्ट के देखते हुए। ओके ओके, दिस इज द थिंग। ओके, तो कुछ प्रॉब्लम भी है जो हम लोगों को देखना पड़ेगा। लेट्स सपोज कि हम लोगों ने सेंसिटिव सेक्टर्स को अभी भी रिटेन किया है, बट देन मार्केट एक्सेस हम लोगों ने एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स में मार्केट एक्सेस बढ़ा दिया है। ओके, एग्री प्रोडक्ट्स में मार्केट एक्सेस को बढ़ा दिया गया है, डेयरी में मार्केट एक्सेस को बढ़ा दिया गया है। ये जो प्रोडक्ट्स है ये मोस्टली कौन कर रहा है इंडिया में? पुअर फार्मर्स कर रहे हैं। ओके, तो हम लोगों को फार्मर्स को सेफगार्ड करना अभी भी उतना ही इंपॉर्टेंट है, और हम लोगों को देखना होगा कि इस ट्रेड डील के बाद यूएस से जो प्रोडक्ट एग्री के और डेयरी के इंडिया में आते हैं, जो भी प्रोडक्ट आते हैं, तो उससे हमारे फार्मर्स के ऊपर क्या इंपैक्ट पड़ता है वो देखना जरूरी है। ओके, तो वो एक कंसर्न है। ओके, तो फिस्कल एंड ट्रेड डेफिसिट रिस्क, क्या है कि अभी हम लोग लेट्स सपोज कि जो है यूएस का प्रोडक्ट ज़्यादा इंडिया में आएगा, तो जो हमारा एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट होगा, ठीक है, वो अगर ज़्यादा नेगेटिव आ गया तो इंडिया से डॉलर्स ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो बाहर की तरफ जाएगा, दैट इज़ नॉट गुड। ओके, तो फिस्कल डेफिसिट का रिस्क है, ट्रेड डेफिसिट का रिस्क है। ओके, फॉरेक्स के लिए भी चैलेंजेस है, मैंने बताया आपको फॉरेन एक्सचेंज का जो भी डॉलर्स आउटफ्लो है। फार्मर एंड एमएसएमई कंसर्न, इस बारे में हम लोगों ने बात की। ओके, एब्सेंस ऑफ अ फॉर्मल एफटीए, ये भी है कि ये जो डील है ना, जैसे अभी हम लोगों का एक डील यूएई के भी साथ हुआ था पहले एक डील, ठीक है, तो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट का डील होता है, ठीक है। ये एक फॉर्मल ट्रीटी होती है फ्री ट्रेड एग्रीमेंट की। जो अभी की ट्रीटी है वो माना जा रहा है कि वो एक फॉर्मल ट्रीटी नहीं है, ठीक है, इंडिया यूएसए के बीच में। नॉट अ प्रॉब्लम क्या है कि जो एब्सेंस ऑफ अ फॉर्मल एफटीए, तो ये एक नॉट अ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट वो नहीं है जो कंप्लीट होता है। ओके, अनसर्टेनिटीज रिमेन ऑन, किस लिए कि जो एफटीए होता है इसमें बहुत सारी और चीज़ों की भी बात हो रहा होता है कि ट्रेड पे बात हो रहा होगा एफटीए में, साथ में ये भी बात हो रहा होगा कि अगर ट्रेड में कुछ डिस्प्यूट हुआ तो उसका रेजोल्यूशन कैसे होना है, ठीक है, किस कोर्ट में हम लोग जाएंगे, क्या करेंगे, या फिर म्यूचुअली सेटल किया जाएगा इन चीज़ों को। ये जो है एक प्रॉपर फॉर्मल एफटीए जब साइन होता है तो उसमें बात होती है। ओके, इस ट्रेड डील में इस बारे में नहीं बात हुआ है कि डिस्प्यूट रेजोल्यूशन का क्या किया जाएगा। ओके, डिस्प्यूट है तो उसका रेजोल्यूशन कैसे किया जाएगा। लॉन्ग टर्म 5 साल के लिए बोला गया है अभी तो फिलहाल, बस ओनली 5 ईयर्स के लिए है, तो आगे क्या करना है ये भी चीज़ें हैं। ओके, दीज आर सम ऑफ द चैलेंजेस। वे फॉरवर्ड वही सब है कि हम लोगों को फार्मर्स को सेफगार्ड करना पड़ेगा, ठीक है। मार्केट एक्सेस अगर दे रहे हैं तो ये भी इंश्योर करना पड़ेगा कि हमारी जो नेशनल इंटरेस्ट है वो इंश्योर्ड रहे। ओके, हमारा जो ज़्यादा से ज़्यादा सर्विसेज का एक्सपोर्ट है वो हैम्पर्ड ना हो, ये हम लोगों को सेफगार्ड करना पड़ेगा। एक्सपोर्ट एक्सपेंशन इन सर्विसेज ये हैम्पर्ड ना हो, ठीक है। डोमेस्टिक कॉम्पिटिटिवनेस एंड प्रोडक्टिविटी, ये देखना पड़ेगा कि हमारी इंडस्ट्रीज, छोटी इंडस्ट्रीज जो हैं, एमएसएमईज काफ़ी डोमिनेंट है इंडिया में। जो इंडिया में टोटल मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्ट्स बन रहा है उसका एक मेजर प्रोपोर्शन ऑलमोस्ट 50% के आसपास जो है प्रोडक्शन, एंड ये उससे भी ज़्यादा वो एमएसएमईज कर रही हैं। अब अगर आप लेट्स सपोज एक एमएसएमई में कोई कंपनी है जो कि मोबाइल बनाती है, ठीक है, फ़ोन बनाती है, अगर आपने अनरिस्ट्रिक्टेड एक्सेस दे दिया तो एप्पल के सारे प्रोडक्ट्स जो है, एप्पल के बहुत सारे प्रोडक्ट्स या फिर और भी कंपनीज के सारे प्रोडक्ट्स इंडिया में आ गए, तो जो ये एमएसएमई फ़ोन बना रही थी इसके फ़ोन्स नहीं बिकेंगे, ठीक है, तो ये कंपनी नहीं ग्रो कर पाएगी, हमारा इकॉनमी खुद का नहीं ग्रो कर पाएगा इस कारण। ओके, तो डोमेस्टिक फार्मर्स को, हमारी छोटी इंडस्ट्रीज को, उसको बचाना, ये वे फॉरवर्ड है। ओके ठीक है, तो ये था हम लोगों ने देखा ट्रेड डील क्या क्या है, बैकग्राउंड क्या था, ट्रेड डील में क्या क्या चीज़ों पे बात हुई, सिग्निफिकेंस क्या है ट्रेड डील का, एंड चैलेंजेस क्या है, वे फॉरवर्ड क्या था। नेक्स्ट टॉपिक पे हम लोग चलते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ओके, ये है डेथ पेनल्टी के ऊपर एक रिपोर्ट आई है, ठीक है। नालसार एक इंस्टीट्यूट है हैदराबाद में, एक लॉ का बहुत अच्छा कॉलेज है एक्चुअली ये, और एक प्राइवेट इंस्टीट्यूशन है, नेम इंपॉर्टेंट नहीं है, उन दोनों ने एक 2016 से लेकर के 25 तक के बीच में जो भी डेथ पेनल्टी दी गई है, कैपिटल पनिशमेंट जिसको पॉलिटिकल टर्म्स में बोला जाता है, पॉलिटी के टर्म्स में बोला जाता है कैपिटल पनिशमेंट, ठीक है, इसके ऊपर एक रिपोर्ट लाया गया है, ठीक है। उस रिपोर्ट को हम लोग पढ़ रहे हैं, और हम लोग रिपोर्ट को नहीं पढ़ रहे हैं, हम लोग पूरे का पूरा डेथ पेनल्टी एज अ टॉपिक को पढ़ रहे हैं। क्यों? क्योंकि ये हमेशा न्यूज़ में रहता है डेथ पेनल्टी। जो भी एक दो स्कूल ऑफ थॉट है,
दो स्कूल ऑफ थॉट है। ओके, एक स्कूल ऑफ थॉट कहता है कि कैपिटल पनिशमेंट नहीं होना चाहिए, कैपिटल पनिशमेंट जो है वो नहीं होना चाहिए, बिकॉज सिविलाइज्ड कंट्री में किसी को भी डेथ देने का अधिकार नहीं है, राइट नहीं है, सिविलाइज्ड कंट्री में ये नहीं होना चाहिए। एक स्कूल ऑफ थॉट कहता है कि प्रैक्टिकल लेवल पे कुछ कुछ क्राइम्स इतने हीनस हैं, कुछ क्राइम्स इतने हीनस हैं कि अगर हम लोग डेथ पेनल्टी को एबॉलिश कर देंगे तो जो कंट्री है उसमें डेटरेंस इफेक्ट नहीं होगा, डर नहीं होगा, लॉ का डर नहीं होगा कि ये हीनस क्राइम करने पे मुझे डेथ पेनल्टी मिल सकती है। तो ये दो स्कूल ऑफ थॉट है। ओके, एंड इन दो स्कूल ऑफ थॉट में डिबेट चल रहा होता है। ओके, ये चीजें हैं। ओके, तो ये है बैकग्राउंड इसका। ओके ओके, डेथ पेनल्टी फ्रेमवर्क इन इंडिया हम लोग पहले समझते हैं, उसके बाद रिपोर्ट को पढ़ेंगे। डेथ पेनल्टी फ्रेमवर्क इंडिया में ओवरऑल डेथ पेनल्टी के बारे में क्या बोला जा रहा है, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन इसके ऊपर क्या कहती है, कॉन्स्टिट्यूशन इसके ऊपर क्या कहता है, सुप्रीम कोर्ट्स इसके ऊपर क्या कहती हैं, इसके अलावा आप देखो कि जो हमारा पार्लियामेंट है वो इसके ऊपर क्या कह रहा है। ओके, तो इन चीज़ों को हम लोग डेथ पेनल्टी फ्रेमवर्क कैसे काम कर रहा है वो इसके बारे में जानेंगे। ओके, तो कैपिटल पनिशमेंट क्या इंडिया में इलीगल है? नो, इट इज लीगल, इट इज लीगल, बट ये एक्सेप्शनल पनिशमेंट होना चाहिए। कब होना चाहिए? जब हीनस ऑफेंसेस हो, काफी हीनस, काफी निचले स्तर का कोई क्राइम हो, लाइक मर्डर, डेथ है, ठीक है, गैंगरेप ऑफ माइनर, स्पेशली ऑफ माइनर्स, ठीक है, जो लेस देन 18 है उनका गैंगरेप काफी हीनस क्राइम है ये, एंड टेररिज्म रिलेटेड ऑफेंस। ओके, ये और भी लिस्ट इज नॉट एग्जॉस्टिव, यहां पे जो मैंने लिखा है ये बस एक लिस्ट दिया गया है कि हाँ, दीज आर दी कैटेगरी ऑफ क्राइम्स विच आर कंसिडर्ड हीनस इन नेचर। ओके, तो इन चीजों में जो है कैपिटल पनिशमेंट जो है दिया जाता है, एक्सेप्शनल पनिशमेंट की तरह दिया जाता है। ओके ओके, तो मैंने बोला कि एक्सेप्शनल पनिशमेंट दिया जाता है। एक्सेप्शनल पनिशमेंट को हम लोग पॉलिटी में रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केस की डॉक्ट्रिन कहते हैं। ये एक डॉक्ट्रिन है। कहां से आया था ये डॉक्ट्रिन? ये आपको आया था बच्चन सिंह केस से आया था। बच्चन सिंह केस में सुप्रीम कोर्ट ने एक डॉक्ट्रिन दिया था जिसको हम लोग कहते हैं रेयरेस्ट ऑफ द रेयर डॉक्ट्रिन, कि वो केस ऐसे किसी को भी डेथ पेनल्टी नहीं देनी है, बट अगर दिया जाएगा तो उसमें रेयरेस्ट किस में दिया जाएगा? रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केस में दिया जाएगा। ओके, रेयर का भी रेयरेस्ट केस में दिया जाएगा। ओके, एंड देन अगर हम लोग बात कर रहे थे कि पार्लियामेंट का इसके ऊपर क्या स्टैंड है, लेट्स सपोज, तो पहले भी आईपीसी सीआरपीसी में अलाउड था, अभी भी अलाउड है, जो अभी हम लोग यूज करते हैं भारतीय न्याय संहिता यूज करते हैं, ठीक है, इसमें भी जो है डेथ पेनल्टी के बारे में दिया गया है, सेम रेस्ट्रिक्शंस है, रेयरेस्ट ऑफ द रेयर वाला, ठीक है। ओके, तो डेथ पेनल्टी देखो, कोई भी एक्ट है, ठीक है, किसी ने कमिट किया, उसको इसके लिए पनिशमेंट मिलेगा, तो क्या होगा? लेट्स सपोज पनिशमेंट में फाइन हो सकता है, जेल हो सकता है। ओके, बट ये जो पनिशमेंट है, अगर पनिशमेंट डेथ का है, दिस इज ओनली सच पनिशमेंट जिसमें आप लाइफ को वापस नहीं लौटा सकते हो अगर गलती से वो पनिशमेंट दे दिया गया। ओके, तो एक ऐसा पनिशमेंट है जिसके लिए सेफगार्ड होना बहुत जरूरी है, प्रोसीजरल सेफगार्ड, बिकॉज यू कैन नॉट गिव लाइफ बैक टू समवन। लेट्स सपोज अभी किसी को दे दिया गया, 2 साल के बाद कोई फैक्ट सामने आता है एंड पता चलता है कि नो, ही वाज नॉट गिल्टी, या फिर कुछ और, ठीक है, तो अभी उसका लाइफ को वापस नहीं किया जा सकता है। इसीलिए इस केस में प्रोसीजरल सेफगार्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, काफी इंपॉर्टेंट है, और वो हम लोग देखेंगे। डेथ सेंटेंस क्या है कि जो सेशंस कोर्ट होते हैं, जो क्रिमिनल कोर्ट बिल्कुल डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जो काम कर रहा होता है, लेट मी रब इट, सेशंस कोर्ट क्या होता है? तो जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है, डिस्ट्रिक्ट में जो आपका कोर्ट है, वो जब क्रिमिनल केसेस को डील कर रहा होता है, क्रिमिनल केसेस को डील कर रहा होता है, तो हम लोग इसको क्या कहते हैं? सेशंस कोर्ट कहते हैं, सेशंस कोर्ट कहते हैं, ठीक है। और जब ठीक है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट अगर सिविल मैटर को डील कर रहा है तो उसको हम लोग सिविल कोर्ट कहते हैं। तब सेम ही कोर्ट है, अगर वो सिविल मैटर देख रहा होता है तो उसको सिविल कोर्ट कहते हैं, और जब वो क्रिमिनल नेचर का केस देख रहा होता है तो उसको हम लोग सेशंस कोर्ट कहते हैं, ठीक है। सेशंस कोर्ट के पास पावर है डेथ पेनल्टी देने का। ओके, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के पास पावर है डेथ पेनल्टी देने का, बट हम लोगों ने बोला कि सेफगार्ड का जरूरत है, ठीक है। तो कॉन्स्टिट्यूशन से ही क्या आता है कि अगर लोअर कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट किसी को डेथ पेनल्टी देती है तो मैंडेटरी है कि इसके ऊपर अपील किया जाए या नहीं किया जाए, वेदर अपील इज फाइल्ड और नॉट, फाइल्ड और नॉट, मैंडेटरी है कि ये केस को वापस से हाई कोर्ट सुनेगी, एंड हाई कोर्ट से अपील जाएगा तो सुप्रीम कोर्ट भी सुनेगा। ओके, मैंडेटरी है डेथ पेनल्टी के केस में,
ये हर केसेस में नहीं होता है। ओके, मैंडेटरी है कि ये केस हाई कोर्ट के पास जाएगा अगर किसी को सेशंस कोर्ट ने, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने अगर किसी को डेथ पेनल्टी दे दिया है, डेथ अवार्ड दे दिया है, ठीक है। तो हाई कोर्ट के ऊपर एंड राइट टू अपील टू द सुप्रीम कोर्ट, जो मैंने बताया। एक्सेप्शन क्या है कि किसी को भी डेथ पेनल्टी नहीं मिलेगी हर किसी भी नेचर का क्राइम हो अगर उसका 18 ईयर्स से कम हो, ठीक है। अगर वो 18 साल से कम है एंड स्टिल उसने किसी हीनस क्राइम ऑफेंस को जो है वो कमिट किया है तो भी उसको डेथ पेनल्टी नहीं मिलेगी। ये एक एक्सेप्शन है। क्यों? बिकॉज कंसिडर किया जाता है कि 18 ईयर्स से कम है तो आपका ब्रेन कंप्लीटली, बच्चे, वो चाइल्ड है, ओके, उसका ब्रेन जो है पूरी तरीके से डेवलप नहीं किया है। ओके, ये होता है, ठीक है, इसीलिए ये एक्सेप्शन लाया गया है। इसके अलावा जो है जनरली क्या होता है कि एग्जीक्यूशन जो है, मतलब डेथ जो है वो प्रेग्नेंट वुमेन का नहीं किया जाता है। क्यों? बिकॉज देयर इज अ बेबी विच इज इनसाइड द यूट्रस ऑफ द वुमेन, प्रेग्नेंट वुमेन, ठीक है। इस बेबी का तो ये जो बच्चा है यूट्रस में, ठीक है, जो फीटस है, एक्चुअली जो फीटस है, इसका तो कोई इसका कोई मिस्टेक नहीं था, इसकी तो कोई गलती नहीं थी, ठीक है। तो अगर जो मदर है उनको दिया जाता है डेथ पेनल्टी तो बच्चे की भी जान चली जाएगी। देयरफॉर ये एक्सेप्शंस है कुछ। ओके, प्रोसीजरल सेफगार्ड्स के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन क्या है? आर्टिकल 21, डेथ पेनल्टी इज नॉट पर से अनकॉन्स्टिट्यूशनल। आर्टिकल 21 क्या है? राइट टू लाइफ एंड लिबर्टी। राइट टू लाइफ एंड लिबर्टी की बात होती है किसमें? आर्टिकल 21 में, ठीक है। तो अगर किसी का लाइफ आप ले लेते हो, लेट्स सपोज मर्डर से, ठीक है, तो इस कारण लाइफ सबका सैक्रोसेंट है, लाइफ जो है सबकी सैक्रोसेंट है, इसलिए इसके अंडर में आर्टिकल 21 के अंडर में जो है इसको कॉन्स्टिट्यूशनल रखा गया है। प्रोवाइडेड द प्रोसीजर इज फेयर, जस्ट एंड रीजनेबल। आर्टिकल 21 क्या कहता है? आर्टिकल 21 टॉक्स अबाउट प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ, कि ये कहता है कि अगर डेथ भी करना है किसी का, ठीक है, अगर किसी का डेथ सेंटेंस भी देना है, ये भी वैलिड है, प्रोवाइडेड द प्रोसीजर इज फॉलोड, ठीक है। क्या प्रोसीजर का क्या क्राइटेरिया होता है वो इस टॉपिक में हम लोग नहीं जानेंगे, हम लोग कभी और जानेंगे। अभी हम लोग प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ से नहीं काम कर रहे हैं, जो कि जापानीज कॉन्स्टिट्यूशन से आया था, जापान के कॉन्स्टिट्यूशन से इंपोर्ट किया गया था। अभी जो हम लोग फॉलो करते हैं, जो फॉलोइंग प्रैक्टिस है, वो ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ है, ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ है। कभी हम लोग प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ एंड ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ के बारे में भी जानेंगे। ओके ओके, तो ये आर्टिकल 21 के अंदर जो है ये कॉन्स्टिट्यूशनल है। आर्टिकल 72 प्रेसिडेंट को पार्डन का पावर देता है, ठीक है, जो है क्लेमेंसी का पावर कहते हैं इसको, क्लेमेंसी पावर। ये डिफरेंट टाइप्स का पावर होता है जिसके अंडर लेट्स सपोज कि आप सुप्रीम कोर्ट में भी अपील किया गया एंड स्टिल किसी चीज के लिए आपको कन्विक्ट कर दिया गया, लेट्स सपोज डेथ के लिए कन्विक्ट कर दिया गया, तो लास्ट अपील क्या है? अपील नहीं है ये पर से, बट आप जो प्रेसिडेंट के पास है आप कह सकते हो कि आप प्लीज मेरी सजा को माफ कर दीजिए, पार्डन कर दीजिए, ठीक है। इसी तरीके से और भी होता है, रिप्राइव होता है, ठीक है, रेमिशन होता है। रेमिशन का क्या मतलब होता है कि सेंटेंस को कम कर देना। लेट्स सपोज किसी को 10 साल का सेंटेंस मिला था और वो प्रेसिडेंट के पास कहते हैं कि सर प्लीज इसको मुझे 5 ईयर्स का कर दीजिए, तो ये प्रेसिडेंट के पास पावर है। ओके, कम्यूटेशन भी होता है। कम्यूटेशन का क्या मतलब होता है कि लेट्स सपोज किसी को डेथ सेंटेंस दिया गया था, ठीक है, और वो प्रेसिडेंट के पास जाता है, तो प्रेसिडेंट इसके नेचर को बदल सकते हैं। डेथ सेंटेंस को लाइफ इंप्रिजनमेंट बनाया जा सकता है या कुछ और बनाया जा सकता है, नेचर ही चेंज कर दिया गया। डेथ सेंटेंस नहीं होगा, अब आप जियोगे बट आप लाइफ लॉन्ग इंप्रिजनमेंट में रहोगे। दिस इज कॉल्ड कम्यूटेशन। तो आर्टिकल 72 क्लेमेंसी पावर्स देता है प्रेसिडेंट को, विच इंक्लूड्स पार्डन, रेप्राइव, रेमिशन, कम्यूटेशन एक्सेट्रा। ओके, ये सारी चीजें डेथ पेनल्टी के लिए भी वैलिड है। थोड़ा सा जुडिशियल एवोल्यूशन देखेंगे इसका। जगमोहन सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी 1973, क्या बोला गया था? कॉन्स्टिट्यूशनली अपहेल्ड किया गया। डेथ सेंटेंस को जब चैलेंज किया गया कि डेथ सेंटेंस जो आईपीसी में है वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, इसको चैलेंज किया गया, तो कोर्ट ने बोला कि नहीं वो कॉन्स्टिट्यूशनल है। ओके, काफी इंपॉर्टेंट है। जब हम लोग मेंस के टॉपिक को डिस्कस कर रहे होते हैं, तो खास करके जब आप पॉलिटी के टीचर्स टॉपिक्स को डिस्कस कर रहे हो, इसमें काफी इंपॉर्टेंट होता है कि आप आर्टिकल्स कोट करो, आर्टिकल्स कोट करो, आप सुप्रीम कोर्ट या अलग कोर्ट के केसेस को डिक्लेयर करो, ठीक है। जब आप ये करते हो तो इससे आपको बहुत अच्छे मार्क्स मिलते हैं, बिकॉज इट इज अ पेपर ऑफ लॉ, ठीक है। तो आपको लॉ की तरह आर्टिकल लिखना होगा, आपको केसेस लिखने होंगे, इसलिए मैंने एक जगह सब कर दिया। मैंने बताया था रेयरेस्ट ऑफ द रेयर डॉक्ट्रिन में दिया जाता है, और ये कहां से आया था? बच्चन सिंह केस से आया था, मैंने स्टार्टिंग में बताया आपको, ठीक है। एक और है मच्छी सिंह केस है, इसके ऊपर कुछ सेफगार्ड्स भी लाए गए थे कि कोर्ट को जो है मिटिगेटिंग और एग्रेवेटिंग फैक्टर दोनों देखना पड़ेगा। ओके,
ठीक है, ये 3 केस इंपॉर्टेंट है, और भी बहुत सारी केसेस है बट ये 3 काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। एंड इसमें भी खास करके जो बच्चन सिंह केस है एंड मच्छी सिंह केस है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ओके। आप इसको याद रखेंगे डेथ पेनल्टी कैपिटल पनिशमेंट के केस में। ये सारा का सारा हम लोगों ने पढ़ लिया डेथ पेनल्टी का फ्रेमवर्क, कि कॉन्स्टिट्यूशन क्या कहता है, कि पार्लियामेंट क्या कहती है, कि सुप्रीम कोर्ट क्या कहता है, कॉन्स्टिट्यूशन क्या कह रहा था, ठीक है। अब हम लोग पढ़ते हैं कि रिपोर्ट क्या कह रही है, ठीक है। जो हम लोग कह रहे थे कि नालसार ने एक रिपोर्ट लेकर के आए, तो रिपोर्ट क्या कह रही है। रिपोर्ट कहता है कि ट्रायल और एपेलेट कोर्ट, ट्रायल कोर्ट और एपेलेट कोर्ट, जो डिस्ट्रिक्ट में जो कोर्ट था और उसके ऊपर जो एपेलेट कोर्ट है, चाहे वो हाई कोर्ट है चाहे सुप्रीम कोर्ट है, इस दोनों के वर्डिक्ट में काफी अंतर है। मैक्सिमम केसेस में देखा जा रहा है कि जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है वो डेथ पेनल्टी बहुत ज्यादा दे रही है, ये डेथ पेनल्टी बहुत ज्यादा दे रही है। दीज सेशंस को ट्रायल कोर्ट, ये जो है ना जो डिस्ट्रिक्ट का कोर्ट है, दीज आर नॉट फॉलोइंग रेयरेस्ट ऑफ द रेयर डॉक्ट्रिन, रेयरेस्ट ऑफ द रेयर डॉक्ट्रिन को ये फॉलो नहीं करते हुए दिख रहे हैं, ओके ओके। बट हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट में मैंने बोला कि जो किसी को डेथ सेंटेंस दिया जाता है अगर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से, सेशंस कोर्ट से, तो मैंडेटरी है कि वो जो केस है वो ऑटोमेटिकली हाई कोर्ट में अपील के लिए चला जाएगा और सुप्रीम कोर्ट में उसके बाद जाएगा, ठीक है। तो जब ये केसेस, डेथ पेनल्टी के केसेस जब अपेलेट कोर्ट में पहुंचता है, हाई कोर्ट में पहुंचता है या सुप्रीम कोर्ट में पहुंच रहा है, तो यहां पर से ये जो है ये डेथ पेनल्टी को हटा दिया जा रहा है, डेथ पेनल्टी हटा दिया जा रहा है, ओके। ये एक तरीके का पैराडॉक्स है इंडियन जुडिशरी सिस्टम में जो देखा जा रहा है, ओके। 2025 का डेटा है एंड ये डेटा ऐसा है कि आप इसको कोट करोगे मेंस के एग्जाम में, मेंस पेपर में, तो काफ़ी अच्छा रहेगा। 2025 का डेटा, सेशंस कोर्ट 128 डेथ सेंटेंसेस इन 94, सेशंस कोर्ट ने क्या किया था, 94 केसेस थे, उसमें से मल्टीपल लोग इन्वॉल्व होंगे, 128 डेथ सेंटेंसेस दिया, ठीक है। जब ये हाई कोर्ट में आया, आपको बस ये डेटा याद रखना है कि हाई कोर्ट में 90% जो केसेस है उसको खत्म कर दिया गया, ओवरटर्न कर दिया गया जजमेंट को, ओके। 90% इज ह्यूज। तो ये क्या बताता है कि जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है उसके लेवल पे कितना एरर है, कितना एरर कमिट हो रहा है जुडिशरी में, एरर कमिट हो रहा है एरर हो रहा है जजमेंट में, ओके। ये है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में एरर कमिट हो रहा है, ओके। ये यही बताता है हाई कोर्ट, ओके। सुप्रीम कोर्ट में जब पहुंच रहा है हाई कोर्ट से, तो ओवर 50% एक्विटल्स, ठीक है। तो एक्विटल क्या होता है, बिल्कुल बाइज्जत बड़ी कर देना, ओके, बिल्कुल खत्म कर देना, सारा का सारा केस उसके ऊपर से खत्म कर दिया गया, ठीक है। 19 केसेस सुप्रीम कोर्ट पहुंचे थे, ठीक है। इस 19 केसेस में 10 में सुप्रीम कोर्ट ने जो है पूरा का पूरा सेंटेंस उसके ऊपर हटा दिया। दैट शोज बहुत कुछ, ओके ओके। इंडिकेट्स सिस्टमिक रॉन्गफुल और अनजस्टिफाइड कन्विक्शन, नॉट आइसोलेटेड एरर्स। एक दो एरर हो तो आइसोलेटेड एरर आप बोलोगे, बट देन अगर आप 90% केसेस हाई कोर्ट में जाने के बाद ओवरटर्न कर दिए जा रहे हैं, दैट इज अ सिस्टमैटिक फेलियर। ये सिस्टमिक लेवल पे प्रॉब्लम बता रहा है, फिर कुछ है, ओके। ये सिस्टमिक प्रॉब्लम कुछ भी हो सकता है कि पुलिस की रिपोर्ट ही अच्छे से नहीं बन रही है, ठीक है। सिस्टमिक लेवल पे और भी है कि क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम में जो भी पार्ट है, फॉरेंसिक्स है, लेट्स सपोज फॉरेंसिक्स के एविडेंस में प्रॉब्लम हो सकता है, ये सारा चीज क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम का पार्ट होता है। तो एरर किसी भी पार्ट में कमिट किया गया है, इस कारण जो है ट्रायल कोर्ट्स के लेवल पे जो है प्रॉब्लम देखी जा रही है, ओके। तो ये सिस्टमिक प्रॉब्लम है, सिस्टम के लेवल पे प्रॉब्लम है, नॉट आइसोलेटेड एरर्स। अब हम लोग मेंस का टॉपिक है, इंपॉर्टेंट है कि अगर इसको कवर कर रहे हैं तो पूरा ही कर ले कि नीड है ही क्या, व्हाई डू वी नीड टू हैव डेथ पेनल्टी, ठीक है। हम लोग लाइफ इंप्रिजनमेंट को ही लास्ट सेंटेंस क्यों नहीं रख रहे हैं, किसी को लाइफ सेंटेंस अगर जो हाईएस्ट किसी को सजा देनी है तो वो लाइफ सेंटेंस नहीं है, इसके अलावा डेथ पेनल्टी है, तो इसी को क्यों नहीं रख रहे हैं, बिकॉज अब हम लोग उसका नीड समझते हैं कि नीड है क्या। कुछ तो नीड होगा कि बहुत सारी कंट्रीज में, यूएस में, इंडिया में, बहुत सारी जगह, बहुत सारी सिविलाइज्ड कंट्री है, यहाँ पे आज भी डेथ पेनल्टी को रखा गया है ना, दैट मीन्स कि कुछ तो यूज होगा इसका, ओके, दैट इज द नीड, ओके। तो अब हम लोग देखते हैं नीड फॉर रिटेंशन। पहला है डिटरेंस। मैंने बताया था कि एक डर होना चाहिए, क्राइम का एक डर होना चाहिए, ठीक है। हीनस क्राइम करने से पहले डर होना चाहिए। अगर ये चीज हटा दिया जाए डेथ पेनल्टी, तो जो क्रिमिनल्स हैं वो तो खुलेआम जो है मर्डर, गैंग रेप, ये सारी चीजें कर रहे होंगे, ओके। तो एक ये फैक्टर है। सेकेंडली क्या है, डिटरेंस उन केसेस में, प्लस जो है नेशनल सिक्योरिटी का केसेस है, टेररिज्म वाला ना हम लोगों ने देखा था, तो डिटरेंस पहला चीज है। सेकंड, रेट्रीब्यूटिव जस्टिस एंड सोशल मोरालिटी। रेट्रीब्यूटिव जस्टिस का क्या मतलब होता है कि एन आई फॉर एन आई, समझ लो जो फ्रेज है ना इंग्लिश का, एन आई फॉर एन आई, ये वाली चीज़ है कि लेट्स सपोज वेरी अनफॉर्चुनेट बट वो एग्जांपल हम लोग देखते हैं कि किसी की फैमिली से अगर किसी का
मर्डर हो गया, ठीक है, एंड एंड अगर जो कोर्ट है वो भी उसको जो है डेथ पेनल्टी देती है जिसने किया था मर्डर, ठीक है, तो जो फैमिली है, जो जिनका मर्डर हुआ था, उनकी जो फैमिली है उनको एक जस्टिस का फील आएगा, ठीक है, कि मेरे मेरे फैमिली मेंबर के मर्डर के बदले में जो है किसी को जो है डेथ दिया गया है। ओके, सो दिस इज रेट्रीब्यूटिव जस्टिस कहते हैं इसको। ओके, एंड सोसाइटल मोरालिटी, सी कुछ चीज़ें इतनी हीनस है कि द कलेक्टिव कॉन्शियंस ऑफ द सोसाइटी हिल जाती है, जो पूरी की पूरी सोसाइटी की एक मोरालिटी है वो हिल जाती है इस चीज़ में। ओके, तो उस केसेस में सोशल मोरालिटी मेंटेन रहे। लेट्स सपोज दी बहुत अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट हम लोग सुनते रहते हैं कि रेप ऑफ माइनर्स, ठीक है, निर्भया केस था दिल्ली का, दिल्ली गैंग रेप का निर्भया वाला केस था, लेट्स सपोज, ठीक है, दैट इंसिडेंट शुक द कॉन्शियंस ऑफ द होल सोसाइटी, पूरी कंट्री का, सोसाइटी का जो है वो कॉन्शियंस हिल गया था। ओके, तो उस केसेस में भी अगर आप डेथ नहीं देते हो तो सोसाइटी का जो क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम है ना, कोर्ट सिस्टम है, पुलिस सिस्टम है, इसके ऊपर से जो है जो बिलीफ है ना वो हट जाएगा, मोरालिटी, राइट एंड रॉन्ग का कंसेप्ट ही हट जाएगा उसके बाद सोसाइटी से। ओके, तो इसलिए भी इंपॉर्टेंट है, इट एक्नॉलेजेस द मोरल आउटरेज ऑफ विक्टिम्स एंड सोसाइटी। ओके, ठीक है। थर्ड क्या है, पहला हम लोगों ने क्या पढ़ा था कि जो है वो डिटरेंस इफेक्ट है, सेकंड हम लोगों ने क्या पढ़ा, सोसाइटल मोरालिटी के लिए, रेट्रीब्यूटिव जस्टिस के लिए, ठीक है। थर्ड पॉइंट क्या है, कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी एंड जुडिशियल सेफगार्ड, ठीक है, कि ऐसा तो नहीं है कि हम लोग जो नीड की बात कर रहे हैं डेथ पेनल्टी की, ऐसा तो नहीं है कि वो हैफजर्ड है, जब कॉन्स्टिट्यूशन ने सेफगार्ड प्रोवाइड ही कर रखा है। ओके, सेफगार्ड प्रोवाइड किया गया है, सुप्रीम कोर्ट ने प्रोवाइड किया है, ठीक है, और भी कॉन्स्टिट्यूशन से आता है, लॉज से आ ही रहा है, तो जब सेफगार्ड्स के थ्रू किसी चीज़ को किया जा रहा है तो वो गलत नहीं है, बेसिकली इसी बारे में बोला जा रहा है। रेयरेस्ट ऑफ द रेयर डॉक्ट्रिन को भी अप्लाई किया ही जा रहा है। इसके बाद आर्टिकल 72 भी एक सेफगार्ड है ही, प्रेसिडेंट के पास क्लेमेंसी पावर, कि लेट्स सपोज कि कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट लास्ट कोर्ट है और इससे भी एक एरर हो गई जस्टिस में, ठीक है, फिर भी एक ऑप्शन तो बचता ही है। तो प्रोसीजरल सेफगार्ड जब इतने सारे यूज किए गए हैं, देन देर इज नो, कोई मतलब नहीं बनता है कि हम लोग डेथ पेनल्टी को एबॉलिश कर दें। ओके, ठीक है। उसके बाद क्या है, लेजिस्लेटिव मैंडेट, डेमोक्रेटिक चॉइस, ठीक है, लेजिस्लेचर से भी इसको, भारतीय न्याय संहिता से भी इसको ये किया गया। एंड लेजिस्लेटिव मैंडेट का क्या मतलब होता है कि ये मेरा और आपका मैंडेट है। ये किस, डेमोक्रेसी क्या है, इट इज रूल बाय द पीपल, ऑफ द पीपल, फॉर द पीपल। और अगर लेजिस्लेचर से कोई रूल पास हो रहा है मतलब पीपल का सैंक्शन है इसके पीछे, पीपल ने बैक कर रखा है, ठीक है, तो डेमोक्रेसी में जो प्रोसीजर है वो सारी चीजें भी चल रही हैं, ठीक है, तो इसलिए भी वैलिड है ये। ओके, ओके, इसके अलावा बात ये है ना कि इसका कोई ऑल्टरनेटिव नहीं है, ये एक प्रैक्टिकल बात है कि फॉर ऑफेंडर्स पोजिंग अ कंटिन्यूइंग थ्रेट, लेट्स सपोज कि एक और ये रियल केस है कि एक किसी का मर्डर किया, ठीक है, उसके बाद उसको थोड़ा बेल दिया गया, वो बाहर आया, उसके बाद पूरी की पूरी फैमिली को मार दिया वापस से, ठीक, पहले किसी फैमिली के मेंबर को मारे थे, उसके बाद उसकी पूरी फैमिली को मार दी। तो ये जो ऑफेंडर है ये तो कंटिन्यूस थ्रेट है, ठीक है, तो रादर देन आप पूरी की पूरी फैमिली खत्म हो जाए, उससे बेटर तो है कि एक को मारा जाए। इसको हम लोग यूटिलिटेरियन जस्टिस कहते हैं, यूटिलिटेरियन जस्टिस कहते हैं, जो कि नंबर्स में जस्टिस को डील करता है। आप लोग एथिक्स में इसके बारे में और पढ़ोगे। ओके, तो यूटिलिटेरियन जस्टिस को ये फॉलो करता है। ओके, सो दिस इज थिंग, कंटेनिंग थ्रेट था तो उस चीज के लिए। टेररिज्म का केसेस है, आप देख लो, ठीक है, कि मसूद अजहर वो एक बार जो है प्लेन हाईजैक वाले, जो इंडिया में प्लेन हाईजैक वाले से निकला वो, ठीक है, IC-814 हाईजैक का एग्जांपल ले लो आप, इसमें मसूद अजहर को छुड़ाया गया था। ओके, एंड ये मसूद अजहर, ये जो मसूद अजहर था टेररिस्ट है, ठीक है, ये मसूद अजहर बाद में और भी इंडिया में पार्लियामेंट अटैक में जो 2002 में हुआ इसमें भी इन्वॉल्व था, फिर से यहां लोग मरे, यहां भी लोग मरे थे, ठीक है, तो टेररिस्ट वेरिस्ट को डिटरेंस करने के लिए भी ये काफी इंपॉर्टेंट है। ओके, ओके, ठीक है, इसके साथ बट चैलेंजेस क्या एसोसिएटेड है, मैंने बोला था दो स्कूल ऑफ थॉट है, एक कहता है कि इसको हटाना चाहिए, उनका भी अपना एक व्यू पॉइंट है, ठीक है। ओके, तो चैलेंजेस कुछ हैं, चैलेंजेस मैंने बताया कि एरर ऑफ जस्टिस का बहुत चांस है, आपने देखा कि 90% केसेस ओवरटर्न है, मतलब एरर ऑफ जस्टिस का बहुत ज्यादा चांस है। एंड दिस इज नॉट वन केस कि आप लाइफ लौटा दोगे, ये पॉसिबल नहीं है, ठीक है, तो हाई रिस्क ऑफ रॉन्गफुल कन्विक्शन, ये एक चीज है।
प्रोसीजरल लैप्सेस, ठीक है, ट्रायल कोर्ट का फेलियर, ये सारी चीज़ें हम लोगों ने बात की है। आर्बिट्रेरीनेस की रेयरेस्ट ऑफ द रेयर डॉक्ट्रिन तो बच्चन सिंह केस में बोल दिया गया, बट व्हाट इज रेयरेस्ट ऑफ द रेयर, ये इतना सब्जेक्टिव है, इट इज वेरी सब्जेक्टिव कि किसको रेयरेस्ट ऑफ द रेयर माना जाए, इसका कोई लिस्ट है ही नहीं हमारे पास। किस केसेस को लिस्ट मानेंगे और रेयरेस्ट ऑफ द रेयर मानेंगे, इसके बारे में कोई लिस्ट नहीं है, देयरफॉर सब्जेक्टिविटी बहुत ज्यादा है। ओके, तो ये भी प्रॉब्लम है। ओके, एक चीज देखा गया है कि जितने लोगों को डेथ सेंटेंस दिया जाता है, ठीक है, डेथ सेंटेंस दिया जाता है, उसमें मैक्सिमम मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटी से आते हैं, शेड्यूल्ड कास्ट, शेड्यूल्ड ट्राइब, माइनॉरिटी, ये सारे लोग होते हैं मैक्सिमम। क्या रीजन है? बिकॉज दीज आर दोज कम्युनिटीज जिनके पास बहुत पैसे नहीं है, ठीक है, तो ये बहुत अच्छे लॉयर्स नहीं हायर कर पा रहे हैं, लेट्स सपोज, ठीक है, लॉयर्स नहीं हायर कर पा रहे, ऑब्वियस बात है वो चीज। बेस्ट लॉयर होंगे तो वो डेथ पेनल्टी को कैसे भी रुकवा देंगे, वो लाइफ इम्प्रिजन पे ले जाएंगे या फिर बिल्कुल ठीक ही करवा लेंगे, सारा जो चार्जेस है वो हटवा देंगे। बिकॉज दीज कम्युनिटी दीज आर मार्जिनलाइज, तो वो एक्सेस इस तरीके का इनके पास एक्सेस नहीं है लॉयर्स का या जस्टिस सिस्टम का। ओके, तो सोशियो इकोनॉमिक बायस भी है इस चीज में एंड रीजनल बायस है। ओके, ठीक है, लाइफ इम्प्रिजनमेंट विदाउट रिमिशन एज अ प्रॉब्लमेटिक सब्सटीट्यूट। क्वेश्चनेबल डिटरेंट वैल्यू के हटाने को लेकर के एक और बात की गई कि आप कह रहे हो कि ये तो लॉ बहुत दिन से है, ठीक है, जब से इंडिया आया, इंडिया भी छोड़ो, आईपीसी में था ये, आईपीसी, सीआरपीसी, ये सब ब्रिटिश टाइम में बना था, इतने दिन हो गए, बट क्या आज तक मर्डर रुका है? क्या रेप्स रुके हैं? नहीं। तो क्या डिटरेंस है एक्चुअल में? इज एनीवन फियरिंग इस लॉ को? तो डिटरेंस ही क्वेश्चन किया जा रहा है। ओके, ये सारे चैलेंजेस हैं, ह्यूमन राइट्स कंसर्न है, ठीक है। ह्यूमन राइट्स कंसर्न वाले ये कह रहे हैं कि जो लाइफ है वो सैक्रोसेंक्ट है, वो किसी का भी नहीं लिया जा सकता है। ओके, ठीक है। ओके, उसके बाद ये कुछ वे फॉरवर्ड है, ये देखना आप, ठीक है। एक लास्ट टॉपिक है, काफी छोटा टॉपिक है, दिल्ली डिक्लेरेशन इंडिया और अरब लीग के बीच में साइन किया गया है। सेकंड, इंडिया अरब फॉरेन मिनिस्टर मीटिंग इन, कहां पे हुआ? दिल्ली में हुआ, ठीक है। इंडिया का और इंडिया अरब लीग का एक मीटिंग हुआ है, कहां पे हुआ? दिल्ली में हुआ है। क्या हाईलाइट है? ये है, पीस एंड सिक्योरिटी पे बात की गई है, सपोर्ट फॉर मल्टीलैटरलिज्म क्या होता है? वो बॉडी जिसमें ढेर सारी कंट्री पार्टिसिपेट कर रही थी, जैसे यूएन, एक मल्टीलैटरल बॉडी, मल्टीपल कंट्रीज जहां पार्टिसिपेट करते हैं। ये इंडिया का स्टैंड है कि इंडिया सपोर्ट्स मल्टीलैटरलिज्म। ओके, ये है। ओके, रिस्पेक्ट फॉर सोवरेनिटी, हर कंट्री जो है अपना फैसला लेने के लिए बिल्कुल राइटफुल है, बिल्कुल इंडिपेंडेंट है, तो इसके ऊपर बात हो गई। सी, ये सारे वो टर्म्स है ना इंटरनेशनल रिलेशन के क्वेश्चन में, जो आपको कहीं भी आप पुट कर सकते हो कि सोवरेनिटी को रिस्पेक्ट करना, मल्टीलैटरलिज्म, पीस एंड सिक्योरिटी, ठीक है। एंड इसके बारे में बात की गई एक और चीज, रिफॉर्म ऑफ द यूएनएससी। ये टॉपिक हम लोगों ने पहले किसी डीएनए में डील भी किया था, ये इंडिया का एक प्राइम मोटिव है। ओके, एंड काउंटर टेररिज्म इंडिया के एजेंडा पे बहुत हाई है, बिकॉज वी आर वन कंट्री विच इज, जो बहुत ये है, जो टेररिज्म से बहुत ज़्यादा प्रभावित रहा है। ओके, ठीक है। और कुछ बात हुई इकोनॉमिक स्टेबिलिटी एंड सिक्योरिटी के बारे में बात हुई कि सुएज कैनाल एंड रेड सी, ये जो आप देखोगे ना, ठीक है, ये अरेबियन पेनिनसुला है, यहाँ पे आप अफ्रीका देखोगे, ये अफ्रीका है, यहाँ पे अरेबियन पेनिनसुला है। ओके, एंड ऐसे करके यहाँ पे फिर इंडिया एंड पूरा एशिया चालू हो जाता है, ठीक है। तो ये जो है, ये यहाँ पे ये रेड सी है एंड यहाँ पर से सुएज कैनाल जाता है, जो कि मेडिटेरेनियन से कनेक्ट करता है। ये जो रेड सी है, सुएज कैनाल है, रेड सी है, ओके, ये सारे वो ट्रेड रूट्स हैं जहाँ, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट ट्रेड रूट्स हैं। इंडिया का जितना ट्रेड इंपोर्ट और एक्सपोर्ट हो रहा है ना, वो इन रूट से बहुत ज़्यादा हो रहा है। ओके, एंड अरब लीग की कंट्रीज यहाँ आती हैं, ठीक है। तो इसलिए इस पे भी बात किया गया है कि इसको सिक्योर रखा जाए। ओके, सुएज कैनाल, रेड सी इकोनॉमिक एंड मैरीटाइम डेवलपमेंट इनिशिएटिव, इसको क्या बोला गया? स्ट्रीम बोला गया है। ओके, सुएज कैनाल, रेड सी इकोनॉमिक एंड मैरीटाइम डेवलपमेंट इनिशिएटिव। ओके, इसके बारे में बात की गई एंड देन कुछ कंट्री स्पेसिफिक डिक्लेरेशंस के बारे में बात की गई थी। अब हम लोग बस इतना सा जान लेते हैं कि अरब लीग क्या है। एक इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है, प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन है? नहीं, ये गवर्नमेंट एंड गवर्नमेंट का
गवर्नमेंट एंड गवर्नमेंट मिलकर के ये कर रहे हैं। ओके, कौन कौन कंट्रीज हैं मिडिल ईस्ट के, जिसको हम लोग वेस्ट एशिया बुलाते हैं, वो है सारा। नॉर्थ अफ्रीका की कुछ कंट्रीज हैं, ठीक है। कब फॉर्म हुआ? 1945 में। किस प्रोटोकॉल में? अलेक्जेंड्रिया प्रोटोकॉल। अलेक्जेंड्रिया कहाँ है? इजिप्ट में एक सिटी है, नेम्ड आफ्टर अलेक्जेंडर। अलेक्जेंडर ने जब कॉन्कर किया था इजिप्ट को, तो एक सिटी को वहाँ नाम रखा था, अपने नाम पे रख दिया था, अलेक्जेंड्रिया कर दिया था। तो अलेक्जेंड्रिया सिटी है इजिप्ट में, वहाँ पे एक प्रोटोकॉल साइन हुआ था 1944 में, और उसके बेसिस पे 1945 में जो है ये अरब लीग का फॉर्मेशन हुआ है, ठीक है। कितने मेंबर है टोटल? 22 मेंबर है। फाउंडिंग मेंबर इजिप्ट है, इराक है, लेबनान है। नॉट इंपॉर्टेंट, आपको याद रखने की जरूरत नहीं, आपको बस ये याद रखने के हेड क्वार्टर कहाँ है? कायरो। ओके, कायरो इजिप्ट में, ठीक है। सो दिस इज इट। इंपॉर्टेंस क्या है ये आप देख लेना, इकोनॉमिक है, स्ट्रेटेजिक सिग्निफिकेंस है। ओके, ये सारी चीज़ें हैं कि आप देखो तो इकोनॉमिक ट्रेड जो है हमारा, जो है ट्रेड है ऑलमोस्ट $240 बिलियन का है। ये जो वेस्ट एशिया की कंट्री है, मिडिल ईस्ट की, एंड नॉर्थ अफ्रीकन कंट्री जो भी अरब लीग का पार्ट है, तो आप टोटल देखोगे तो 240 बिलियन का ट्रेड है, विच इज़ ह्यूज, अच्छा ट्रेड है, ठीक है। इंडिया इंपोर्ट्स 47% ऑफ क्रूड ऑयल एंड 50% ऑफ फर्टिलाइजर फ्रॉम दीज कंट्रीज। ये जो 22 कंट्री है ना, अगर आप सब में जोड़ दोगे तो हम लोग जो यहाँ से फ्यूल मंगवा रहे हैं और फर्टिलाइजर मंगवा रहे हैं, फ्यूल ऑलमोस्ट 47% फ्यूल मंगवा रहे हैं, और फर्टिलाइजर जो है ऑलमोस्ट 50% फर्टिलाइजर हमारा यहाँ से आ रहा है। सो अरब लीग इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर इंडिया, ठीक है। स्ट्रैटेजिक सिग्निफिकेंस मैंने बताया कि वो स्वेज कैनाल, रेड सी, गल्फ ऑफ एडन, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। एक बहुत और इंपॉर्टेंट चीज़ है, एक तो ये इंपॉर्टेंस हो गया, इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस देख रहे हो आप, स्ट्रैटेजिक इंपॉर्टेंस देख रहे हो। थर्ड ना, डायस्पोरा। आप वेस्ट एशिया में देखोगे तो वहाँ पे हमारी कंट्री के बहुत लोग रहते हैं। आप पूरा का पूरा सऊदी देखो, जॉर्डन, सॉरी, आपको यूएई है, ठीक है। इन कंट्रीज में बहुत सारे इंडियंस रहते हैं, ओवर 90 लैक्स इंडियन डायस्पोरा, 9 मिलियन, ठीक है, इंडियन पीपल लिव देयर, ठीक है। तो जो इनकी सिक्योरिटी है ये भी इंपॉर्टेंट है, ओके। इसलिए हमारा इंडिया और अरब लीग का जो है जो मीटिंग है, जो ये है, जो रिलेशन है, वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ओके। थैंक यू। एंड आज हम लोगों ने 2 मेंस के बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक देखे, होप आपको मज़ा आया होगा। थैंक यू।